अब स्प्रिंग बूट में ORM यूज करने के लिए चाहिए एक ORM डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी क्या है? एक्सटर्नल जार या लाइब्रेरी जो तुम अपने प्रोजेक्ट में ऐड करते हो, जैसे पाइथन में डालते हो ना, पैंडाज लाइब्रेरी, PyMySQL, तो बस उसी तरह लाइब्रेरी डाल रहे हैं हम। स्प्रिंग बूट में लाइब्रेरी किस तरह से डालते हैं? इन फॉर्म ऑफ डिपेंडेंसी। बस मेंशन कर देना है, जार डाउनलोड भी नहीं करना है गूगल से। तो स्प्रिंग बूट में ORM यूज करने के लिए हम एक लाइब्रेरी या डिपेंडेंसी डिफाइन कर देते हैं जिसका नाम है स्प्रिंग डेटा JPA। जैसे ही आप ये डिपेंडेंसी ऐड कर देते हो, ORM का सपोर्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद तुम्हें क्या करना है? अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हम एक जावा इंटरफेस बनाते हैं और उसको JPA रिपोजिटरी से एक्सटेंड कर देते हैं कुछ इस तरह। ये रिपोजिटरी मुझे उसी डिपेंडेंसी या जार से मिली। अब ये पैरामीटर्स क्या है? फर्स्ट पैरामीटर है एंटिटी का नाम, दूसरा है प्राइमरी की का टाइप। एंटिटी क्या होता है? अब एंटिटी एक नॉर्मल सिंपल जावा क्लास होता है, एक टेबल को रिप्रेजेंट करता है। देखो देखो, अगर ये मेरा डेटाबेस है, एप्लीकेशन यहाँ है, ये कहीं और रन कर रहा है फिजिकली भी, तो हम अपने कोड में एक एंटिटी या जावा क्लास बना के एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करके कनेक्शन डिटेल्स डाल दिए, तो उस डेटाबेस में जिस टेबल से मुझे डेटा चाहिए उसको मैंने लोकली अपने क्लास में मैप कर दिया, जिस क्लास को हम एंटिटी कह रहे हैं। ठीक है, इस टेबल की लोकल कॉपी या लोकल मैपिंग अपने कोड में मैंने रखा वाया एंटिटी। एंटिटी बस एक क्लास है। ये तुम क्लास देख रहे हो ना, यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि टेबल जिसका नाम एम्प्लॉय है उस डेटाबेस में, उस टेबल से इस कैपिटल ई वाले क्लास को मैप कर दो। ठीक है, तो वो टेबल यहाँ पे इस क्लास से मैप हो गया मेरे लोकल कोड में। यहाँ पे मैंने @एंटिटी जो टॉप में लिखा है ना, ये एक रिमोट टेबल को लोकली रिप्रेजेंट कर रहा है। @टेबल नेम इक्वल्स टू एम्प्लॉय इसीलिए डालना पड़ा क्योंकि अगर यहाँ पे टेबल नेम कैपिटल ई एम्प्लॉय रहता तब मुझे ये लाइन नहीं लिखना पड़ता, बस इससे काम हो जाता। बट क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ई एम्प्लॉय करके टेबल का नाम है, इसीलिए मुझे यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ रहा है कि इस क्लास को इससे मैप करना है, स्मॉल ई वाले से। ठीक है, तो देखो और भी इसके जो जो कॉलम्स होंगे एम्प्लॉय क्लास में, मान लो ये टेबल है, इसमें कुछ कुछ कॉलम्स है जैसे नेम, कंपनी, एड्रेस। तो नेम, कंपनी, एड्रेस, अगर स्पेलिंग सेम है, ठीक है, केस सेंसिटिव होता है ये, कैपिटल N नहीं है, स्मॉल n ही है, तो ये सारे डिटेल्स तो यहाँ पे हैं ही, तो इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। और यहाँ पे मान लो इसका नाम था ID, ठीक है, तो ID यहाँ पे प्राइमरी की बताने के लिए मुझे @ID ऑन द टॉप लिखना पड़ा। तो इससे ये पता चल गया कि ये पर्टिकुलर क्लास उस टेबल से मैप्ड है। इसका अगर एक ऑब्जेक्ट बनता है ना, मतलब वो एक रो के बारे में इंफॉर्मेशन है, मतलब 1 रो ऑफ दिस टेबल इक्वल्स टू 1 ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। तो देखो क्या हुआ, यही अचीव करना था, टेबल का डेटा इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट मैपिंग करके रख लिया हमने लोकली एक क्लास में, एंटिटी क्लास में। अब तुम ऑब्जेक्ट्स बनाते जाओ, जितने रोज आ रहे हैं तुमको उतना ऑब्जेक्ट मिल रहा है, काम करो, टेबल का टेबल उधर ही रह गया, यहाँ सब इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। एक और चीज, मान लो कॉलम नेम कंपनी नेम है और क्लास में मैंने कंपनी नाम रखा है, तो अब मैपिंग नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे @कॉलम नेम इक्वल्स टू कंपनी नेम से पता चल गया कि टेबल में कॉलम का नाम कंपनी नेम है और मैं अपने क्लास में कंपनी चाहती हूँ। तो इस तरह करके मैंने पूरा मैपिंग बना लिया। वापस आते हैं इस इंटरफेस में। देखो जब ये इंटरफेस मुझे बनाना था ना, JPA रिपोजिटरी मिल गया मुझे ORM डिपेंडेंसी से, @एंटिटी, @टेबल, ये सब कहाँ से आ रहा है? वो ORM डिपेंडेंसी से ही आ रहा है, स्प्रिंग डेटा JPA। तो पहले एक एंटिटी बना लो, उसके बाद एक इंटरफेस बनाओ जहाँ पे तुम बता रहे हो यू आर एक्सटेंडिंग JPA रिपोजिटरी, और प्राइमरी की का टाइप क्या है? लॉन्ग। एंटिटी मतलब जिस टेबल से मुझे कनेक्ट करना है वो लोकली मेरे कोड में किस क्लास से मैप्ड है। तो तुमने जब ये इंटरफेस बनाया, तुम्हें फ्री में कुछ कुछ मेथड्स मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा? फाइंड बाय ID, फाइंड ऑल, सेव, डिलीट, एटसेट्रा।
फाइंड बाय आईडी का मतलब तुम कोड में लिखोगे डॉट फाइंड बाय आईडी 1 और बिहाइंड द सीन्स चलेगा ये क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर आईडी इक्वल्स टू ये वाली आईडी जो तुमने पैरामीटर में पास किया, ये यहाँ पे फिल हो जाएगा। देखो, तो तुम्हें अगर एसक्यूएल का नॉलेज नहीं था, क्वेरीज नहीं आती थे, तुम्हें बस ओआरएम पता था, तो ये बिहाइंड द सीन्स काम हो गया तुम्हारे लिए। फाइंड ऑल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल मतलब सारे रोज फेच करेगा। सेव ओबीजे इज इक्विवेलेंट टू इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज। ओबीजे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका ओबीजे डॉट नेम, ओबीजे डॉट ईमेल, ये सारी चीजें यहाँ पे चली जाएंगी। बस तुम्हें यहाँ ऑब्जेक्ट डालना है और यहाँ देखो जैसे वैल्यूज में ना कॉमा कॉमा करके सारी चीजें डालते, तो वो तुमको डालना भी नहीं पड़ा, बस यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट डिफाइन करो, पूरा का पूरा वो रो बन गया। डिलीट ऑब्जेक्ट, उसी तरह डिलीट क्वेरी तुम्हें फ्री में मिल गया, सब अच्छा चल रहा है। ओआरएम तो काफी पावरफुल तुम्हें लग रहा होगा। अगेन रिपीटिंग, ओआरएम सिर्फ जावा के लिए नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हर जगह है। जब भी आप एक रिमोट डेटाबेस से अपने एप्लीकेशन को कनेक्ट करवाना चाहते हो, ताकि तुम लोकली जिस टेबल से कनेक्ट करना है उसकी एक मैपिंग रख लो, सच दैट इन टर्म्स ऑफ रोज नहीं, इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स तुम अपने कोड में काम करो। बस जावा में जो सिंटैक्स है या लाइब्रेरीज है, हो सकता है डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट हो। ओआरएम का मतलब डेटाबेस टेबल्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऑब्जेक्ट्स में मैप करना। देखो, इन रिलेशनल डेटाबेसेस डेटा इज स्प्लिट अक्रॉस मेनी टेबल्स, रिलेशनशिप्स आर एक्सटर्नल फॉरेन कीज जैसे, ऑब्जेक्ट्स आर नेस्टेड बट टेबल्स आर फ्लैट। इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है N+1 क्वेरी प्रॉब्लम। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। N+1 क्वेरी प्रॉब्लम तब होता है जब एप्लीकेशन एक क्वेरी से कुछ लिस्ट फेच करती है और उसके बाद जो लिस्ट आया उस लिस्ट के हर आइटम के लिए फिर से डेटाबेस कॉल करती है। देखते हैं इसका क्या मतलब है। सपोज यू हैव यूजर्स एंड ऑर्डर्स टेबल। एक यूजर का बहुत सारा ऑर्डर्स हो सकता है, राइट? मान लो क्वेश्चन ये है, गिव मी ऑल यूजर्स विथ देयर ऑर्डर्स। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन के लिए हमने एक कोड लिखा। व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर फेचिंग ऑल द यूजर्स। फाइंड ऑल मतलब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। हमने सारे यूजर्स फाइंड कर लिए क्योंकि हमें सारे यूजर्स का सारा ऑर्डर्स चाहिए, तो पहले सारा यूजर्स फाइंड करो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ये 1 DB कॉल है, राइट? अब एक लूप लगेगा, जितना यूजर्स मुझे मिला, ये देखो ऑब्जेक्ट में मैप हो गया यूजिंग ओआरएम, ठीक है? तो अगर इसके 10 रोज थे इन टेबल, तो मुझे 10 ऑब्जेक्ट्स मिल गए, इस लिस्ट में 10 यूजर ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हर यूजर के लिए मैं क्या कर रही हूँ, उसके सारे ऑर्डर फेच कर रही हूँ। किस तरह सारे ऑर्डर्स फेच करेंगे? इस तरह, स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी इक्वल्स टू 1 2 3 टिल 10, क्योंकि अभी हमको पता है कि हाँ 10 यूजर्स है, ऊपर हमने देखा, ठीक है? मान लो पता नहीं होता कि कितना यूजर्स है, लेट्स से n यूजर्स मिला है, तो हर n यूजर के लिए क्वेरी करते, सबके ऑर्डर्स लाना होता। पहला तो हमने क्वेरी किया सेलेक्ट स्टार, जिसमें सारे यूजर्स मिल गए। अब इसमें अगर 100 यूजर्स मिले हैं, मुझे सबका ऑर्डर चाहिए, तो यूजर आईडी 1 के लिए टिल यूजर 100 के लिए मैंने और क्वेरी लिखा। ये कितना हो गया? ये 100 क्वेरीज हो गया। पहला तो ये 1 क्वेरी मान लो, और ये हो गया n क्वेरी, ठीक है? तो ये हो गया N+1। एक क्वेरी किया हमने और उसमें जितना रिजल्ट मिला n यूजर्स, सबके लिए वापस से मुझे क्वेरी करना पड़ा ऑर्डर्स लाने के लिए। ये प्रॉब्लम क्यों है? अभी देखो, 10 यूजर्स है तो ठीक है 11 क्वेरी किए, 1000 यूजर है लेट्स से, तो 1001 क्वेरी हुआ है। एक क्वेरी फर्स्ट क्वेरी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वाला, और जितने यूजर्स हैं उतना ऐड कर दो, ठीक है? तो उस तरह से इतना इतना क्वेरीज हो गया। वाई दिस इज अ बिग प्रॉब्लम? क्योंकि हर क्वेरी का कॉस्ट होता है। तुमने अपने एप्लीकेशन कोड से डेटाबेस पे हिट किया डेटा लाने के लिए, तो ये एक क्वेरी तुमने हिट किया, ये ओवर द नेटवर्क, ओवर द इंटरनेट, एक रिमोट डेटाबेस पे जाके तुम डेटा लेके आ रहे हो। यहाँ जितना लेटेंसी लगेगा वो ऐड होता जाएगा। प्लस अगर ज़्यादा डेटा है, फुल डीबी स्कैन हो रहा है, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, देखो फुल डीबी स्कैन हो रहा है, तो टाइम वहाँ भी लगेगा, और फिर वापस से नेटवर्क पे होते हुए आएगा तुम्हारा रिस्पॉन्स, उसमें भी कुछ लेटेंसी ऐड हुआ। तो देखो, अगर इस तरह का तुम 1000 छोटी क्वेरीज लिख रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा स्लो है। और अगर मान लो तुमने एक बड़ी क्वेरी लिखी होती
जैसे जिसमें जॉइन वगैरह सब लगाया हुआ है, ताकि तुम्हें ये 2 बार जो कॉल किया ना, पहले सेलेक्ट स्टार किया, फिर उसका सबका ऑर्डर्स लेके आए, तो ये नहीं करना पड़ता। अगर तुमने एक बड़ा क्वेरी लिखा होता जॉइन जैसा, इसका मतलब ये जो स्मॉल छोटे-छोटे क्वेरीज हैं, दे आर द प्रॉब्लम। देखो, डेवलपमेंट में सही काम करता है ये चीज़, बट प्रॉड में मर जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट में तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा कितना यूज़र्स होगा? 1000 यूज़र्स जो तुमने टेस्ट यूज़र्स बनाए होंगे, 1000, 100, तो उसमें ये इश्यू आएगा ही नहीं। बट जब 1 मिलियन यूज़र्स प्रोडक्शन में होंगे और उनके लिए तुम ये छोटे-छोटे क्वेरीज चलाओ, ठीक है, ओवर द नेटवर्क, फुल डेटाबेस स्कैन, तो n+1 बहुत डेंजरस होगा। और अभी हमने सिर्फ 2 लेवल पे देखा, यूज़र और ऑर्डर्स। मान लो 3 लेवल हो जाए, ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पे यूजर्स है, यहाँ पे ऑर्डर्स है, यहाँ पे ऑर्डर आइटम्स है। तो वो हर छोटी क्वेरी के लिए कॉस्ट है, नेटवर्क कॉस्ट है, टेबल स्कैन है। इसको अगर नंबर्स से देखें, वो 3 लेवल्स के लिए, तो पहले यूजर फिच किया हमने सेलेक्ट स्टार से, उसके बाद सारे यूजर्स के लिए ऑर्डर, सारे ऑर्डर्स के लिए ऑर्डर आइटम्स, कितना हो गया? 1 + n + n×m, तो वो बढ़ते ही जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्वेरी एक्सप्लोजन। और परफॉर्मेंस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब पहले से डेटा फेच करके नहीं रखा है और जब चाहिए तब ही फेच कर रहे हो, तब होता है n+1 प्रॉब्लम। इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं? एक तो मैंने कहा, एक बड़ा क्वेरी ही लगा दो, ज्वाइन लगा दो, कुछ इस तरह से, तो ओवर द नेटवर्क एक ही कॉल जाएगा, वहां पे जो होना है ज्वाइन पॉइंट लगेगा और एक बार में लेके आएगा, या 1000 बार नहीं जाएगा और 1000 बार नहीं लाएगा छोटे छोटे क्वेरीज। तो यू कैन से n+1 query problem occurs when an application first queries for a list of entities and then issues an additional query for each entity to fetch the related data। जैसे पहले यूजर हमने लाया, फिर ऑर्डर लाया, अगर ऑर्डर आइटम्स चाहिए तो फिर से हमने क्वेरी करा, तो इससे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डेटा कॉल्स हो जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस डिग्रेड कर जा रहा है। एक मेंटल शॉर्टकट हमेशा याद रखना, अगर तुमने कभी भी इस तरह का कुछ देखा तो देख लेना, वहाँ पे n+1 का सीन हो सकता है, अगर तुम्हारा काफ़ी बड़ा स्केल्ड एप्लीकेशन है जहाँ मिलियंस ऑफ डेटा है। अब पहला सॉल्यूशन था जॉइंस, दूसरा सॉल्यूशन है डॉक्यूमेंट डीबी यूज़ करो। देखो, मोंगो डीबी का एक यूज़र डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह दिख सकता है। यहाँ यूज़र प्लस ऑर्डर्स एक ही डॉक्यूमेंट में है, तो सिंगल रीड होता है, नो जॉइन, नो n+1, क्योंकि डेटा इज एम्बेडेड इन वन डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। एक क्वेरी से फुल डेटा ऑब्जेक्ट मिल जाता है और डॉक्यूमेंट डीबी में लेस इम्पेडेंस मिसमैच होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट डेटाबेस में डेटा जेसन के फॉर्म में होता है और एप्लीकेशन कोड में जो हम ऑब्जेक्ट देखते हैं उसका डेटा भी जेसन के तरह ही होता है। ये देखो, अगर क्लास है तो उसका डेटा जब तुम डिबग करोगे ना, तो इसी तरह जेसन की तरह ही दिखेगा। ब्रेक पॉइंट्स लगाओगे तो यू विल बी एबल टू सी। तो यू कैन से डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस में लेस इम्पेडेंस मिसमैच होता है, कंप्लीटली जीरो नहीं, बट हाँ लेस होता है। तो ऑफन हमको कोई हैवी ORM नहीं चाहिए होता है डॉक्यूमेंट डेटाबेस में, बस एक लाइट मैपिंग लेयर से काम हो जाएगा। डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस में नेस्टेड जेसन होते हैं जो कि वेरी सिमिलर टू आवर नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन एप्लीकेशन। कोई जॉइंट्स रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि डेटा एम्बेडेड होता है, एक ही बार में हम सारा डेटा ला सकते हैं एक क्वेरी में। कोई फॉरेन की रिलेशनशिप्स रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि सारा डेटा अगेन एम्बेडेड रहता है एक जगह। वन क्वेरी इक्वल्स टू फुल ऑब्जेक्ट फेच। ट्रेड ऑफ से समझते हैं। देखो, यहाँ एक यूजर्स कलेक्शन है जिसमें उसके ऑर्डर्स में प्रोडक्ट्स का डिटेल्स है। तो प्रोडक्ट्स का डिटेल्स यूजर्स कलेक्शन में सिंगल यूजर डॉक्यूमेंट में इस तरह का डेटा है जिसमें प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है, और प्रोडक्ट्स कलेक्शन में जो प्रोडक्ट का भी डॉक्यूमेंट होगा, लेट्स से ये प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट 1 है, प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट 2 है, तो वहां पे भी इंफॉर्मेशन है। सो यू कैन से द इंफॉर्मेशन इज ड्यूप्लीकेटेड। तो जो हम ऊपर में इम्पेडेंस मिसमैच और लेस क्वेरी फेच देख रहे हैं, कि अच्छा सारा डेटा एक जगह पे डाल दो, कोई ज्वाइन नहीं लगेगा, आराम से n+1 सॉल्व हो जाएगा और डेटा सब हम लेके आ जाएंगे एक बार में। तो उसका ये ट्रेड ऑफ है कि बहुत ज़्यादा डेटा ड्यूप्लीकेशन भी होगा, स्टोरेज वेस्ट होगा। अब यहाँ पे कोई प्राइमरी की फॉरेन की टाइप का भी कॉन्सेप्ट खास नहीं है कि अगर यूज़र श्वेता ने और कुछ ऑर्डर करा तो उसका प्रोडक्ट यहाँ पे जाके डाल दो, तो अपडेट करना थोड़ा मुश्किल होता था। हम आगे देखेंगे कि आज के डेट में अपडेट्स कैसे होते हैं
तो जैसा तुमने देखा ये ट्रेड ऑफ है। तो बस तुम्हारा एप्लीकेशन या तुम्हारा बिजनेस के लिए क्या बेस्ट सूट कर रहा है वो काम करो, क्योंकि प्रॉब्लम्स पूरी तरह फिक्स नहीं होगा। जैसा हमने देखा, अगर n+1 हटाने जाओगे तो स्टोरेज इशू भी आएगा। मान लो तुम्हारा मिलियंस यूजर नहीं है तो तुम वो एक क्वेरी के बाद और मल्टीपल क्वेरीज कर सकते हो, लेकिन जहाँ मिलियन स्केल है वहां पे वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। टेक अवे ये है कि n+1 is a relational database plus ORM problem, not SQL itself. काम तो आसान किया, मैपिंग कर दिया, बट प्रॉब्लम भी इंट्रोड्यूस किया। बट SQL can fix it easily with joins. ORMs hide SQL but can introduce n+1, और n+1 क्वेरी प्रॉब्लम स्मॉल स्केल पे इनविजिबल होगा बट लार्ज स्केल पे डिजास्टर हो जाएगा, एक्सप्लोड कर देगा ट्रैफिक एंड लोड ऑन डेटाबेस। और डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस मोस्टली अवॉइड कर देता है n+1 बाय एम्बेडिंग ऑल द रिलेटेड डेटा इन वन डॉक्यूमेंट। अब तुम सोच रहे हो अरे डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस तो कितना अच्छा है, वही यूज करना चाहिए। ठीक है, चलो फिर से इसको सोचते हैं। IBM IMS का एग्जाम्पल इसलिए हम देख रहे हैं सो दैट यू नो डॉक्यूमेंट लाइक डेटा मॉडल्स पहले भी ट्राई हो चुके हैं। नो एसक्यूएल कोई नई चीज नहीं है, ये एक रिवाइवल है या कम बैक है, बट इन्वेंशन नहीं है। तो IMS यूज द हियरार्किकल मॉडल। हियरार्किकल मॉडल क्या होता है? डेटा ट्री स्ट्रक्चर में स्टोर होता है। अगर ये डेटा है, इसका ट्री स्ट्रक्चर क्या होगा? कंपनी में डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय नेम एड्रेस उसका। तो देखो, हर रिकॉर्ड का सिर्फ एक पेरेंट होता है। एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट जेसन जैसा है ये जो IMS यूज कर रहे हैं। यही मॉडल आज MongoDB जैसे डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस यूज करते हैं। तो वेयर हियरार्किकल मॉडल वर्क्स वेल, IMS वन टू मेनी रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा काम करता था। एग्जाम्पल, एक यूजर का अगर बहुत सारे एड्रेसेस हैं, जैसे हमने जेसन डॉक्यूमेंट में देखा, यहाँ पे अगर और भी एड्रेस है तो वो सारा लिख सकते हो एक ही जेसन के अंदर, और सब डेटा एक जगह रहेगा। अगर एक ऑर्डर में बहुत सारे आइटम्स हैं कुछ इस तरह, तो नाउ यू अंडरस्टैंड वन टू मेनी रिलेशनशिप्स के लिए ये बहुत अच्छा है। सिंपल था, फास्ट था, और सिंगल रीड में पूरा डेटा देता था। यही रीजन है कि आज भी डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस वन टू मेनी एग्रीगेट्स जहाँ चाहिए उसके लिए पॉपुलर है। मतलब अगर तुमको एक जगह सारा डेटा चाहिए, यूजर का लिंक्डइन पे जो प्रोफाइल था उसमें सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह था, तो वो तुरंत लोड हो जाता था UI पे। तो इस तरह के लिए डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस आज भी बहुत पॉपुलर है। कहाँ ये फेल किया था? मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स में। एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम लेते हैं, यूजर कंपनी। देखो, एक यूजर मल्टीपल कंपनीज में काम करता है और एक कंपनी में मल्टीपल यूजर्स होते हैं जो वहाँ काम करते हैं। तो यहाँ पे ट्री स्ट्रक्चर फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ट्री स्ट्रक्चर में हमने देखा एक चाइल्ड का सिर्फ एक पेरेंट हो सकता है, तो मेनी टू मेनी नेचुरली रिप्रेजेंट नहीं करता है ये चीज। तो डेवलपर्स के पास सिर्फ दो ऑप्शंस थे मेनी टू मेनी अचीव करने के लिए IMS में, जो कि दोनों अच्छे नहीं थे। पहला ऑप्शन था डेटा ड्यूप्लीकेशन। यहाँ हर यूजर के अंदर कंपनी का पूरा डेटा कॉपीड है। अब इस तरह के डेटा को अपडेट करना एक नाइटमेयर ही है। अगर कभी कंपनी गूगल का नाम गूगल LLC हो गया तो अब क्या करना पड़ेगा? हर यूजर डॉक्यूमेंट में जाकर गूगल का नाम अपडेट करो। जैसे अलाइस का डॉक्यूमेंट में जाके अपडेट करो, बॉब का, चार्ली का, तो जितने यूजर्स में कंपनी गूगल है सबको जाके अपडेट करो। और अगर मिलियंस यूजर्स हैं देन यू नो द हिस्ट्री। ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन है मैनुअल रेफरेंसिंग। सिर्फ IDs स्टोर करो। जैसे एक यूजर इस कंपनी में काम करता है तो बस उसका ID स्टोर करो। ये हो गया यूजर डॉक्यूमेंट, और कंपनी डॉक्यूमेंट में कंपनी का इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो बस IDs यहाँ स्टोर करा। अब अगर मैनुअल रेफरेंसिंग के बाद मुझे सारा डेटा चाहिए एक जगह पे, तो वो कैसे मिलेगा? पहले यूजर फेच करेंगे, उसके बाद कंपनी फेच करेंगे। यहाँ हम यूजर्स कलेक्शन में वो डॉक्यूमेंट फाइंड कर रहे हैं जिसका यूजर ID इक्वल्स टू 1 है। यहाँ हम कंपनीज कलेक्शन में वो डॉक्यूमेंट फाइंड कर रहे हैं जिसका कंपनी ID 101 या 102 है। ये जॉइंट डेटाबेस नहीं, एप्लीकेशन कर रही है। एप्लीकेशन कोड में तुमने वो लॉजिक डाला है। तो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं विथ मैनुअल रेफरेंसिंग? मल्टीपल डेटाबेस कॉल्स हुआ, एक यूजर्स फाइंड के लिए, एक कंपनी फाइंड के लिए,
और एप्लीकेशन लेवल पे जॉइन लॉजिक लिखी हुई है तो कोड में एरर हो सकता है और परफॉर्मेंस इश्यूज भी आ सकते हैं। N+1 जैसा पैटर्न भी बन सकता है। तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस का वीक पॉइंट है। सो हियरार्किकल या डॉक्यूमेंट मॉडल IMS वाला वॉज ग्रेट फॉर वन टू मेनी एंड टेरिबल फॉर मेनी टू मेनी। और यहाँ पे रिलेशनल मॉडल विंस। हाउ? सेम काम के लिए हम ये क्वेरी लगाएंगे। हमने डिक्लेरेटिव क्वेरी लिखा है SQL में, नो डुप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ स्टोरिंग, नो मैनुअल जॉइंट्स राइटिंग इन द एप्लीकेशन कोड, DB ऑप्टिमाइजर हैंडल्स एवरीथिंग, मेनी टू मेनी प्रॉब्लम इन डॉक्यूमेंट DB यहाँ नेचुरली सॉल्व हो गया जॉइन लगा के। इसलिए 1970s के बाद रिलेशनल डेटाबेसेस डोमिनेट कर गए। तुम बोलो श्वेता, तुमने तो बोला मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स के लिए ग्राफ बेस्ट है, अभी बोल रहे हो SQL बेस्ट है। मैं बोलूंगी SQL इज गुड फॉर नॉन रिलेशनशिप्स, ग्राफ इज गुड जब तुम्हें रिलेशनशिप डिस्कवर करना है। A to B to C to D to E तुम्हें पता नहीं है ऑलरेडी। जैसे अगर पैटर्न है A to B या A to B एंड B to C मतलब फिक्स्ड डेप्थ हो, जैसे कस्टमर टू ऑर्डर एंड ऑर्डर टू प्रोडक्ट। क्वेश्चंस अगर ऐसे होते हैं, कस्टमर ने कौन से प्रोडक्ट्स खरीदे, प्रोडक्ट X किस किस ने खरीदा, तो यहाँ पे रिलेशंस क्लियर एंड स्टेबल हैं, जॉइंस पहले से पता है। यहाँ पे SQL बेस्ट चॉइस है। अब SQL का मेनी टू मेनी पेन कब बन जाता है? अगर पैटर्न है A to B to C to D to E मतलब डेप्थ अननोन है। एग्जाम्पल देखो, जैसे पर्सन टू कंपनी, कंपनी टू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टू स्किल, स्किल टू अनदर पर्सन। तो इसका और इसका रिलेशनशिप क्या है, ये अगर तुम्हें पता करना है, मतलब 3-4 लेवल डीप कनेक्शंस जब हो जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस अगर हैं, SQL में हो जाएगा सेम काम, बट बहुत सारे जॉइंट्स लगेंगे, कॉम्प्लेक्स क्वेरी बनेगा। SQL काम कर लेगा बट वो अगली हो जाएगा। व्हेन ग्राफ DB शाइन्स, जब हम रिलेशनशिप बेस्ड थिंकिंग कर रहे होते हैं, जैसे सोशल नेटवर्क में हमने ये सब देखा है। और क्वेश्चंस अगर हो, अलाइस और बॉब का कनेक्शन पाथ क्या है, म्यूचुअल फ्रेंड्स कौन है, 3 डिग्री कनेक्शन बताओ। ग्राफ में डेप्थ मैटर नहीं करता है, पाथ इजीली मिल जाता है, ट्रैवर्सल फास्ट होता है। गोल्डन रूल, अगर पाथ पूछ रहे हो ग्राफ यूज करो। इंट्यूशन ये याद रहेगा तुम्हें, ठीक है। A to B to C SQL, A to B to C to D to E अननोन है तो ग्राफ यूज करो। अब पहले मैंने बताया था कि जॉइन नहीं है डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस में, बट आज के डेट में डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस ने ऐड किए जॉइंट्स, लेकिन वो रिलेशनल डेटाबेस जैसे पावरफुल जॉइंट्स नहीं है। दे एग्जिस्ट टू रिड्यूस पेन बट नॉट टू रिप्लेस रिलेशनल जॉइंट्स। देखो लुकअप के थ्रू हम ज्वाइन कर ले रहे हैं इन MongoDB फॉर द सेम क्वेश्चन। जब मुझे फेच करना है कि एक यूजर कौन कौन से कंपनी में काम कर चुका है या करता है, तो यूजर्स टू कंपनीज ज्वाइन के लिए लुकअप हम यूज कर सकते हैं। इट लुक्स लाइक अ ज्वाइन, इज दिस अ रियल ज्वाइन? टेक्निकली यस, बट प्रैक्टिकली नॉट रियली द सेम एज SQL। तो क्या डिफरेंस है SQL ज्वाइन और डॉक्यूमेंट DB ज्वाइन में? पहला है एग्जीक्यूशन मॉडल। SQL ज्वाइन क्वेरी ऑप्टिमाइजर अपने तरह से चलाता है, इंडेक्स करता है, कॉस्ट बेस्ड डिसीजंस लेता है। MongoDB का जो लुकअप है विच इज मेंट फॉर जॉइंस इन MongoDB, ये एक स्टेज है जिसमें ऑप्टिमाइजेशन होता है बट लिमिटेड होता है। और ये छोटा जॉइंस के लिए सही है, बट जहाँ लार्ज जॉइंस होंगे वहां पे एक्सपेंसिव हो जाएगा। बट SQL के जो जॉइंस होते हैं दे आर डीपली ऑप्टिमाइज्ड। लुकअप इज गुड एनफ बट नॉट ग्रेट फॉर लार्ज स्केल। तो वही स्मॉल डेटा सेट्स के लिए लुकअप वर्क्स फाइन, बट लार्ज कलेक्शंस में परफॉर्मेंस जल्दी ड्रॉप कर जाता है। और तो और मोंगो के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स खुद लिख के रखे हैं, अवॉइड लुकअप ऑन वेरी लार्ज कलेक्शंस व्हेन पॉसिबल। रिलेशनल डेटाबेसेस आर बिल्ट फॉर जॉइंट्स एट स्केल, लार्ज कलेक्शंस में भी अच्छा काम करेंगे। एंड डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस आर बिल्ट फॉर सेल्फ कंटेन्ड डॉक्यूमेंट्स, जहां मुझे सारा डेटा एक साथ चाहिए और एक क्वेरी में रिजल्ट चाहिए।
तो लुकअप इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि आजकल के एप्लीकेशंस को इसकी ज़रूरत थी। सिंपल डेटा के लिए भी जॉइन नहीं था इसके पास। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स आजकल होते ही हैं। एक यूज़र ने कुछ कंपनी में काम किया है, उसके मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स हैं, तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स अब अवॉइड नहीं हो सकता है। प्योर डीनॉर्मलाइजेशन या डुप्लीकेशन इन एवरी डॉक्यूमेंट स्केल नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल, तुम हर पर्सन ऑन लिंक्डइन के जेसन डॉक्यूमेंट में जितने कंपनीज में वो काम किया है उस कंपनी का सारा इंफॉर्मेशन डालो तो कंपनी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रिपीट होगा। इस तरह स्केल करना पॉसिबल नहीं है और डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस को एप्लीकेशन लेवल जॉइंस का हेल्प लगता है, जिसके कारण बग आ सकते हैं कोड में, कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है और n+1 जैसे इशू भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है, व्हेन शुड यू यूज डॉक्यूमेंट डेटाबेस जॉइंस? स्मॉल टू मीडियम डेटा सेट जॉइंस कभी कभी जरूरत पड़े, बहुत रेयर ही। वैसे सिनेरियोज में जहां कोर बिजनेस रिलेशनशिप्स रहेगा वहां मत यूज करो, वहां एसक्यूएल बेस्ट है। हेवी मेन्यू टू मेनी लॉजिक में मत यूज करो। हाई ट्रैफिक ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स में एसक्यूएल यूज करो। और ये मेनी टू मेनी लॉजिक मैं बोल रही हूँ जहाँ पे रिलेशनशिप डिफाइंड है, ठीक है। जहाँ पे रिलेशनशिप अननोन है वहाँ वहाँ पे ग्राफ बेस्ट है। ग्राफ भी एक टाइप ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस है। थोड़ा सा समझते हैं नॉर्मलाइजेशन एंड डी नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन होता है एसक्यूएल फोकस, मतलब डेटा को डुप्लीकेट ना करना, हर फैक्ट को एक ही जगह स्टोर करना और रिलेशनशिप्स को फॉरेन कीज से मैनेज करना, जैसे नॉर्मली हम टेबल्स में करते हैं। मान लो तुमने टेबल बना दिया और उसके बाद तुम्हें रिलेशनशिप एनफोर्स करना है, वो तुम कैसे करोगे? देखो, ऑल्टर टेबल, यूजर कंपनी, ऐड कंस्ट्रेंट, फॉरेन की, रेफरेंसेस, यूजर आईडी। ये मैंने एक रिलेशनशिप एनफोर्स किया है। यहाँ मैं क्या कह रही हूँ, यूजर कंपनी टेबल का स्ट्रक्चर या रूल्स चेंज करो। यहाँ हम कॉलम्स नहीं ऐड कर रहे हैं, यहाँ हम रूल्स या कंस्ट्रेंट्स चेंज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है? ऐड कंस्ट्रेंट। एक नया कंस्ट्रेंट ऐड करो जिसका नाम है एफ के अंडरस्कोर यूजर। एफ के अंडरस्कोर यूजुअली मीन करता है फॉरेन की। ये नाम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है, बाद में ड्रॉप या मॉडिफाई भी कर सकते हो। एफ के से पता चल जाता है अच्छा ये फॉरेन की वाला कंस्ट्रेंट है, ठीक है। फॉरेन की यूजर आईडी मतलब यूजर कंपनी में जो फील्ड्स हैं, यहाँ पे देखो यूजर आईडी और कंपनी आईडी, इस पार्ट को मैं बोल रही हूँ कि ये एक फॉरेन की है। बट ये फॉरेन की किस टेबल का प्राइमरी की है? ये यूजर्स टेबल का आईडी जो कॉलम है वो यूजर आईडी में मैप हुआ फॉरेन की बन के, ठीक है। मतलब यूजर्स टेबल में उसका कॉलम का नाम है आईडी, ठीक है, और यहाँ पे यूजर कंपनी में उसका नाम हो गया यूजर आईडी। और ये कोई नॉर्मल कॉलम नहीं है, ये फॉरेन की है फॉर दिस प्राइमरी की इन यूजर्स टेबल। तो अगर तुमने इंसर्ट करने की कोशिश करी यूजर कंपनी में ये वाला यूजर आईडी 999 जो कि यूजर्स टेबल में है ही नहीं, तो तुमको ये कंस्ट्रेंट वायलेटेड एरर मिलेगा। सिमिलरली मान लो इस टेबल में मैंने जो कंपनी आईडी रखा है ये कंपनीज के आईडी से आ रहा है, ठीक है, तो उसका मैंने यहाँ पे कंस्ट्रेंट बना लिया है, ठीक है। ये जो कंपनी आईडी है ये नॉर्मल कॉलम नहीं है, ये फॉरेन की है जो इस पर्टिकुलर टेबल का, इस पर्टिकुलर कॉलम का प्राइमरी की है। तो वो मैपिंग हो गया। तो तुम डाल के देखो गलत वैल्यू नहीं इंसर्ट होगा, एरर आएगा, ठीक है। तो दिस इज नॉर्मलाइजेशन, कि सारा डेटा को सही से रखना, फैक्ट्स को अलग अलग, और अगर रिलेशनशिप बनाना है देन इसका ये इसका फॉरेन की है, ये इसका प्राइमरी की है, यू कैन डू दैट। यहाँ पे डेटाबेस खुद कंसिस्टेंसी इन्फोर्स करता है, वो खुद गलत रिलेशनशिप बनने से रोक लेगा, ठीक है। डीनॉर्मलाइजेशन होता है नो एसक्यूएल या डॉक्यूमेंट डीबी फोकस। डीनॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है रिलेटेड डेटा को एक ही डॉक्यूमेंट में कॉपी या मर्ज कर देंगे ताकि जॉइंट्स अवॉइड हो सके। यहाँ पे देखो हमने इसके सारे कंपनीज का डेटा एक जगह रख दिया है। इसमें अच्छा क्या है, एक रीड होगा और पूरा डेटा मिल जाएगा, नो जॉइंट्स रिक्वायर्ड और फास्टर रीड्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसा हमने देखा था, अगर गूगल का नाम गूगल LLC करना पड़ा तो अगर मिलियंस ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें ये चेंज होगा, हर डॉक्यूमेंट में अपडेट करना नॉट ईजी, ठीक है। तो डेटा डुप्लीकेशन है और इनकंसिस्टेंसी रिस्क भी हो जाता है। मान लो कुछ में अपडेट हुआ, सब में अपडेट नहीं हो पाया, इनकंसिस्टेंसी हो गया। एसक्यूएल में डेटाबेस इन्फोर्स करता है रिलेशनशिप, जैसे डेटाबेस चेक करेगा यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर नहीं है
तो फेल कर दो, एरर दे दो, तो वहां पे DB इक्वल्स टू गार्ड। बट डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस में ये ड्यूटी एप्लीकेशन का है कि वो इन्फोर्स करे रिलेशनशिप। तो देखो, एप्लीकेशन के कोड लॉजिक में तुमने ये काम करके रखा है सच दैट वो कंस्ट्रेंट चेक करेगा। लेट्स से ये एक यूजर कलेक्शन है, ये एक कंपनी कलेक्शन है, ठीक है। तुमने आईडी से मैनुअल रेफरेंसिंग किया है। अगर एप्लीकेशन ने गलती से 101 102 के जगह 999 लिख दिया तो डेटाबेस विल नॉट से एनीथिंग, डेटाबेस को फर्क नहीं पड़ेगा, ऐप को खुद चेक करना पड़ेगा। एसक्यूएल में ये फेल हो जाता बट यहाँ पे इंसर्ट सक्सीड हो जाएगा। तो एप्लीकेशन को ही खुद वैलिडेशन लॉजिक लिखना है, एग्जिस्टेंस चेक करना है, जैसे कंपनी आईडी 999 एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, ठीक है। कंसिस्टेंसी रूल्स डेटाबेस को ही लगाना है। देखो, इस तरह से तुम रूल्स खुद लिखोगे कोड में कि कंपनी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो यू कैन से एसक्यूएल सेफ फील करवाता है, वो बोलता है गलत डेटा अंदर ही मत आने दो, और डॉक्यूमेंट डीबी बोलेगा मैं कुछ नहीं पूछूंगा, तुम संभालो एप्लीकेशन को। नॉर्मलाइजेशन कहाँ कहाँ पे बेटर है? फाइनेंशियल सिस्टम्स में, पेमेंट्स में, ऑर्डर्स में, इन्वेंट्री में, कोई भी ऐसा सिस्टम जहाँ पे डेटा एकदम 100% करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, वहां पे नॉर्मलाइजेशन लगेगा। स्कीमा फ्लेक्सिबिलिटी समझते हैं डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस में। डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस आपसे फिक्स स्ट्रक्चर फोर्स नहीं करवाती है, आप ये दोनों डेटा उसमें भर सकते हो। इसमें देखो खाली नेम है, इसमें नेम और एज दोनों है, ये तुम डेटा भर सकते हो डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस में। और कोई माइग्रेशन भी नहीं लग रहा है कि देखो स्कीमा चेंज टाइप का हुआ ना, यहाँ पे नेम था, यहाँ पे एज भी आया। एसक्यूएल डेटाबेस रहता तो माइग्रेशन लगेगा कि अरे ऑल्टर करके पूरा टेबल का स्कीमा चेंज करो, बट यहाँ पे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, दोनों डेटा आराम से एग्जिस्ट करेगा। डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस को स्कीमालेस भी कहा जाता है, बट स्कीमालेस मिसलीडिंग है क्योंकि स्कीमा होता है, स्कीमा डेटाबेस नहीं एनफोर्स करता है बट एप्लीकेशन एनफोर्स करती है स्कीमा। तो schema on read refers to document DB and schema on write refers to relational database। समझते हैं? Schema on read is like dynamic typing, schema on write is like static typing। document database में क्या होगा? database सेव के टाइम पे स्ट्रक्चर नहीं चेक करता है, अलग अलग शेप के डॉक्यूमेंट्स अलाउड हैं, जैसे पहले ये सेव हो जाएगा फिर ये सेव हो जाएगा। रीड टाइम पे एप्लीकेशन कोड डिसाइड करेगा कि कौन सा फील्ड एक्सपेक्टेड है, कौन सा फील्ड एक्सपेक्टेड नहीं है। जैसे पाइथन या जावास्क्रिप्ट कोड में क्लास जैसा कुछ नहीं भी हो तो भी चलता है ना, स्ट्रिक्ट चेक नहीं है। अगर तुमने var x इक्वल्स टू लिस्ट ऐसा कुछ बना दिया, अगर हम db से कुछ रेस्पॉन्स ला रहे हैं और उसको इस वेरिएबल में भर रहे हैं, तो एप्लीकेशन कोड रेस्पॉन्स में जो फील्ड्स या जो प्रॉपर्टीज जेसन आया डेटाबेस से उसको चेक करके देखेगा कि मान लो अगर अपना कोड एज प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट कर रहा था, वो फील्ड आया है कि नहीं रेस्पॉन्स में, तो उसको यहाँ पे तो एज प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा तो उसको नल सेट कर सकता है और यहाँ पे उसको मिल जाएगा। तो कोड लॉजिक में ही तुमको नल चेक भी लगाना पड़ेगा। स्कीमा ऑन राइट में क्या होता है कि डेटाबेस राइट के टाइम पे स्ट्रक्चर एनफोर्स करता है। अगर कॉलम कुछ वो एक्सपेक्ट कर रहा है जैसे फील्ड एज वो नहीं मिला तो इंसर्ट फेल हो जाता है। स्कीमा पहले से ही डिफाइंड होती है, जैसे जावा या सी शार्प में पहले से क्लास बना के स्ट्रक्चर डिफाइंड हो जाता है ना, हमने ORM में भी देखा, एंटिटी बना के हमने स्ट्रक्चर पहले ही डिफाइन कर लिया था। स्ट्रिक्ट क्लासेस प्री डिफाइंड होती हैं एंड एप्लीकेशन एक्सपेक्ट करता है रेस्पॉन्स फ्रॉम डेटाबेस इन दैट फॉर्मेट ओनली कि वो सारे कॉलम्स हों उसमें। देखो, कुछ टीम्स स्ट्रिक्ट स्कीमा पसंद करती हैं फॉर सेफ्टी या कंसिस्टेंसी, और कुछ टीम्स फ्लेक्सिबल स्कीमा पसंद करती हैं फॉर स्पीड या फास्ट चेंजेस। चॉइस बिजनेस पे डिपेंड करता है कि उनका डेटा किस तरह का है, स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, स्टैटिक है या डायनामिक है, जॉइंस चाहिए या नहीं चाहिए, तो इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि फाइनली कौन सा स्कीमा टाइप तुम लोग चूज करते हो। डिफरेंस बिकम्स ऑब्वियस व्हेन एन ऐप वांट्स टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ इट्स डेटा। देखो, स्कीमा चेंज पेन कब लगता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो स्कीमा चेंज हो रहा है, ओल्ड स्कीमा था नेम श्वेता, न्यू फॉर्मेट में ये चाहिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, पहले ये कॉलम था अब ये कॉलम और ये कॉलम चाहिए। डॉक्यूमेंट डीबी अप्रोच क्या होगा,
यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो आ रहा है आने दो, जिस भी फॉर्मेट में आ रहा है आने दो। न्यू यूजर्स में फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड हो जाएगा और ओल्ड यूजर्स को अफेक्ट भी नहीं करना है। ओल्ड यूजर्स स्टिल बस नेम रखे हुए हैं। और एप्लीकेशन कोड ये लॉजिक हैंडल करेगा। एप्लीकेशन कोड जब डेटा रीड कर रहा है, अगर उसको ओल्ड यूजर मिला, ओल्ड यूजर मतलब उसमें फर्स्ट नेम मिसिंग होगा, ठीक है, ये फील्ड नहीं होगा, तो वो उस टाइम पे नेम फील्ड को स्प्लिट करके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में भर देगा, ये लॉजिक। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डेटाबेस ने फोर्स नहीं किया कि पुराने रिकॉर्ड्स को तुम अपडेट करो। आप लेजीली फिक्स कर रहे हो रीड टाइम पे। अगर ये चीज रिलेशनल डेटाबेस में देखें, वहां क्या होगा? पहले तो स्कीमा चेंज लगेगा। टेबल में तुम जाओ, ऐड कॉलम फर्स्ट नेम, ऐड कॉलम लास्ट नेम, तुम दो कॉलम्स पहले ऐड करोगे, ठीक है। उसके बाद सारा डेटा का माइग्रेशन होगा, अपडेट करोगे तुम। माइग्रेशन क्या है? एक प्लान चेंज स्कीमा का और डेटा का, ताकि सब रोज पुराने या न्यू सेम स्ट्रक्चर फॉलो करें। देखो, मोस्टली डेटा रेप्लिकेटेड होता है। तो मान लो जो भी यूजर रिक्वेस्ट आ रहा था या ट्रैफिक, वो एक मशीन से सर्व हो रहा था जिसमें डेटा है पुराना वाला। तो जब कोई रीड कर रहा है, यहाँ से रीड कर रहा है, इसका रेप्लिकेटेड डेटा एक और जगह सेम कॉपी बना हुआ है, तो मान लो इसमें हम चेंज कर रहे हैं कि यहाँ पे दो न्यू कॉलम्स लगाएं और नेम फील्ड को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में भर रहे हैं, तो तुम इसमें आराम से करो। डाउन नहीं जाएगा एप्लीकेशन तुम्हारा, कोई डाउन टाइम नहीं होगा। क्योंकि जब एक मशीन में डेटा या स्कीमा चेंज हो रहा है, तब दूसरा वाला जो सर्वर है वो रिक्वेस्ट को सर्व कर रहा है और रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। बट अगर ऐसा सीन है कि तुम्हारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, न्यू कंपनी है, स्टार्टअप है, एक ही मशीन पे डेटा है और ये वाला चेंज तुमको करना है, तो तुम क्या कोशिश करोगे कि रात में या फिर किसी ऐसे टाइम पे जब उतना ट्रैफिक नहीं होता है, तब ये स्कीमा चेंज करें, ताकि डाउन टाइम जाएगा बट इट विल नॉट अफेक्ट मैनी यूजर्स। तो ये तुम स्केड्यूल करोगे रात में या किसी ऐसे टाइम पे जब ट्रैफिक कम होगा। अब देखो, माइग्रेशन का रेपुटेशन है स्लो होने का और डाउन टाइम देने का, मतलब सर्विस अवेलेबल नहीं हो कुछ टाइम के लिए। रेप्लिकेटेड डेटा है तो कोई इशू नहीं है, बट हाँ, सिंगल मशीन है तो उसमें इशू है। लोग इसलिए डरते हैं स्कीमा चेंज से। अगर 100 मिलियन यूजर्स हैं, एक स्कीमा अपडेट या ऑल्टर मतलब 100 मिलियन राइट्स ऑन 100 मिलियन रोज, इसमें टाइम लगेगा, लोड क्रिएट होगा ऑन डेटाबेस। माइग्रेशन सिर्फ स्कीमा चेंज नहीं, डेटा रीराइट भी कर रहा होता है। अभी देखो, नेम वाला डेटा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में स्प्लिट होगा, तो वहां डेटा रीराइट भी हो रहा है उन दो कॉलम्स में। रेप्लिकेटेड डेटा था तब तो सही है, लेकिन अगर नहीं है, कंपनी के पास ज्यादा फंडिंग नहीं है, एक ही मशीन है, तो उसके लिए भी एक क्लेवर हाइब्रिड ट्रिक है। तुम क्या करो, जो ऑल्टर टेबल तुम करोगे वो तुरंत हो जाएगा। वो फास्टली दो न्यू कॉलम्स को ऐड कर देगा एग्जिस्टिंग टेबल पे, दो न्यू कॉलम्स फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड कर देगा, ठीक है। ये करके रख दो और दोनों में नल नल भर दो, ठीक है। और रीड टाइम पे अगर फर्स्ट नेम नल है, ये एप्लीकेशन लॉजिक में तुम कोड रख दो कि अगर फर्स्ट नेम नल है, तुम बोलो श्वेता फर्स्ट नेम वाला ही चेक क्यों रखें हम, क्योंकि हो सकता है लास्ट नेम हो ही ना, अगर नाम है राम, इसमें तो लास्ट नेम है ही नहीं। फर्स्ट नेम नल है वो चेक डालो, डेटा डिराइव करो फ्रॉम नेम एंड भर दो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में। जिसका लास्ट नेम नहीं है वो नल ही रह जाएगा। तो हमने रिलेशनल डेटाबेस को भी स्कीमा ऑन रीड जैसा बना दिया, ठीक है। बस ऑल्टर टेबल करके रख दो और जब डेटा रीड हो रहा है उस टाइम पे एप्लीकेशन ये चेक कर लेगा। स्कीमा ऑन रीड एडवांटेजियस तब होता है जब डेटा हेट्रोजिनस हो। हेट्रोजिनस डेटा का मतलब क्या? जैसे एक यूजर डॉक्यूमेंट में कंपनी का डिटेल्स है, यूजर का डिटेल्स है, बहुत सारा डुप्लीकेटेड डेटा है, पेमेंट डेटा है, वो हेट्रोजिनस डेटा हो गया। और अगर तुम्हारे पास डेटा कहीं कोई एक्सटर्नल सिस्टम से आ रहा है, कुछ फील्ड्स हैं जो टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं, लेट से कुछ फील्ड्स हैं जो तुम कंट्रोल नहीं करते हो, तो यहाँ पे अगर तुमने स्ट्रिक्ट स्कीमा बनाया तो वो पेन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हेट्रोजिनस डेटा, एक्सटर्नल से डेटा आ रहा है, फील्ड अगर टाइम के साथ चेंज होता है, फील्ड तुम नहीं कंट्रोल कर सकते हो, इन केसेस में स्कीमा ऑन रीड यूज करो। स्ट्रिक्ट स्कीमा नहीं काम करेगा। देखो, कोई एक डेटाबेस बेस्ट नहीं है, राइट टूल डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम एंड बिजनेस यूज केस।
ठीक है। नेक्स्ट है डेटा लोकेलिटी फॉर क्वेरीज। डेटा लोकेलिटी का मतलब जो डेटा अक्सर साथ साथ एक्सेस होता है उसे फिजिकली पास पास रखो ताकि डिस्क रीड्स कम हो या फिर नेटवर्क हॉप्स कम हो। ये डॉक्यूमेंट डीबी या रिलेशनल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि फिजिकल स्टोरेज का कॉन्सेप्ट है। रियल वर्ल्ड एनालॉजी से समझते हैं इन टर्म्स ऑफ वेयर हाउस। एक ऑर्डर के आइटम्स 10 अलग वेयर हाउसेज में हैं तो 10 ट्रिप्स लगेगा तुम्हें हर जगह से प्रोडक्ट लेके आओ। सेम चीज डेटाबेस में, सारे आइटम्स अगर एक ही बॉक्स में हैं तो एक ट्रिप में काम हो जाएगा। अगर सारा प्रोडक्ट एक ही वेयर हाउस में है तो एक ट्रिप में काम हो जाएगा। डेटाबेसेस भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करते हैं। डॉक्यूमेंट डीबी में एक पूरा डॉक्यूमेंट एक यूनिट की तरह स्टोर होता है। जैसे यहाँ पे देखो यूजर प्रोफाइल डॉक्यूमेंट, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट जैसा डिस्क पे स्टोर होता है। तो डिस्क रीड इसके लिए कितना लगा, एक डिस्क रीड में पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सीलेंट डेटा लोकेलिटी। तो वाई लोकेलिटी हेल्प्स हियर। मान लो तुम प्रोफाइल पेज खोल रहे हो लिंक्डइन पे, स्क्रीन या यूआई पे चाहिए नेम, पोजीशंस, एजुकेशन, कॉन्टैक्ट इन्फो, सब अगर एक डॉक्यूमेंट में है इस तरह से, तो जस्ट वन डिस्क रीड या वन नेटवर्क हॉप में डेटा आ जाएगा। रिलेशनल डेटाबेसेस में क्या होता है, जो नॉर्मलाइज्ड लेआउट है उसका, उसमें पुअर लोकेलिटी है, टेबल्स अलग अलग हैं। प्रोफाइल पेज बनाने के लिए यूजर्स टेबल रीड होगा, पोजीशंस टेबल पे जॉइन लगेगा, एजुकेशन टेबल पे जॉइन लगेगा, मतलब मल्टीपल डिस्क रीड्स और मोर सीपीयू टाइम एंड लेटेंसी। अब बात ये भी है कि लोकेलिटी एडवांटेज तभी अप्लाई होता है इफ यू नीड लार्ज पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम। अगर तुम्हें एक बड़े से डॉक्यूमेंट में सिर्फ ये पार्ट चाहिए, ठीक है, और तुम्हारा डॉक्यूमेंट का साइज है 5 MB, तो ये पार्ट रीड करने के लिए भी डेटाबेस पूरा डॉक्यूमेंट लोड करेगा, विच इज वेस्टफुल इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी। और अपडेट में भी सोचो, अगर तुम्हें उस डॉक्यूमेंट में सिर्फ इस पार्ट को अपडेट करना है पर डीबी पूरा जेसन रीराइट करता है, तो लार्ज डॉक्यूमेंट में अगर छोटा अपडेट है दैट इज एक्सपेंसिव, राइट। तो प्रैक्टिकल एडवाइस ये है कि डॉक्यूमेंट्स को छोटा रखो, ऐसे फील्ड्स मत ऐड करो जो टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं। ये है गुड एग्जाम्पल। ठीक है, छोटा सा डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे देखो ये जो फील्ड है चेंज, ये बार बार अपडेट होगा। कब प्रोफाइल अपडेट हुआ, क्रिएट हुआ, ईमेल अपडेट हुआ, ये सारे डिटेल्स दे रहा है। यहाँ पे क्या होगा ना कि प्रोफाइल अपडेट्स एरे हमेशा बढ़ता रहेगा, तो डॉक्यूमेंट साइज टाइम के साथ ह्यूज हो जाएगा। हर छोटा अपडेट पूरा डॉक्यूमेंट को रीराइट करेगा, तो परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। बट बात यह है कि लोकेलिटी इज नॉट जस्ट डॉक्यूमेंट ओनली। रिलेशनल डेटाबेसेस भी लोकेलिटी अचीव कर सकती हैं, क्योंकि लोकेलिटी डेटाबेस लेवल कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो तो फिजिकल स्टोरेज का कॉन्सेप्ट है। ये देखो अभी टेबल्स नॉर्मलाइज्ड हैं जैसे कि रहते हैं टेबल्स। प्रोफाइल पेज को क्या चाहिए, यूजर चाहिए, ऑर्डर्स चाहिए, ऑर्डर आइटम्स चाहिए, ये सारे एक साथ रीड हो रहे हैं, तो ये सब एक साथ चाहिए इन द प्रोफाइल पेज। एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे हम इसको फिजिकली एक साथ ला सकते हैं। पोस्टग्रेसक्यूएल या माई एसक्यूएल में क्लस्टर इंडेक्स बनाने का एक टेक्निक है। ठीक है, आइडिया है कि तुम रोज को फिजिकली सॉर्टेड बना रहे हो। सॉर्टेड बाय व्हाट, सॉर्टेड बाय की, जिस पे तुमने इंडेक्स लगाया या जिस कॉलम पे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली सर्च हो रहा है। कमांड क्या है, क्लस्टर ऑर्डर्स यूजिंग ऑर्डर्स यूजर आईडी आईडीएक्स। ये कोई फील्ड है ऑर्डर्स टेबल में या कॉलम नेम है, उस पे हमने क्लस्टर इंडेक्स किया सच दैट ग्रुप बाय जैसा काम करेगा। ग्रुप बाय में क्या होता है, तो 1111 यूजर आईडी का जितना भी रोज होगा वो सब एक साथ हो जाएगा, फिर यूजर 2 का। ठीक है, तो ये ग्रुप बाय जैसा काम हो गया यहाँ पे। बिफोर क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग इसमें डेटा किस तरह से था, यूजर 1 का डेटा पेज 1 पे था, यूजर 1 का डेटा पेज 3 पे था, बीच में कुछ और था। तो अभी क्या होगा कि जब डिस्क रीड कर रहा होगा, उसने यूजर 1 का डेटा डिस्क पेज 1 पे रीड किया होगा, उसके बाद उसे जंप करना पड़ा होगा पेज 3 पे, क्योंकि पेज 2 पे यूजर 1 का डेटा नहीं था। अगर हम यूजर 1 का डेटा फेच कर रहे हैं
तो पहले पेज 1 रीड किया, फिर जंप मारा पेज 3 पे। तो एवरी जंप इक्वल्स टू स्लो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है। और ये कमांड क्या बोलता है, ऑर्डर्स ऑफ सेम यूजर को डिस्क में पास पास रखो, ठीक है, सामने सामने, यहाँ यहाँ यहाँ, एडजेसेंट टाइप का। तो जब हमने क्लस्टरिंग लगा दिया, उसके बाद देखो यूजर 1 का सारा डेटा एक साथ या फिर सिक्वेंशियल हो गया, ग्रुप बाय जैसा। तो अब जब डिस्क रीड होगा तो वो सिक्वेंशियल चल रहा है, बीच में अचानक से उसको कोई जंप नहीं करना है कि अभी तुम पेज 5 से पेज 9 पे जाओ, नहीं, 5 किया फिर आराम से रीड किया सिक्वेंशियली। तो ये गुड लोकेलिटी अचीव कर लिया है, तो रिलेटेड डेटा फिजिकली पास पास हो गया है। इससे फास्ट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होगा। और भी दूसरे डेटाबेसेस में उनके स्पेसिफिक टेक्निक्स होते हैं जिससे फिजिकली डेटा को एक जगह डाल सकते हैं अगर वो सारा डेटा एक साथ ही सर्च हो रहा है। कन्वर्जेंस ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रिलेशनल डेटाबेसेस, दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं। आज के टाइम में ये सोच गलत हो चुकी है कि रिलेशनल डेटाबेस अलग है और डॉक्यूमेंट डेटाबेस बिल्कुल अलग है। रियलिटी ये है कि दोनों एक दूसरे के फीचर्स अडॉप्ट कर चुके हैं। इसको ही हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। रिलेशनल डेटाबेसेस आर बिकमिंग डॉक्यूमेंट लाइक। ट्रेडिशनली रिलेशनल डेटाबेस का मतलब होता था फिक्स्ड स्कीमा, रोज एंड कॉलम्स और फिक्स्ड या स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर। लेकिन रियल वर्ल्ड डेटा फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए रिलेशनल डेटाबेसेस ने डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस से सीखा। देखो यहाँ एक ऑर्डर्स टेबल है, इसमें स्पेशल क्या है, एक्सएमएल टाइप, इंट, बूलियन, स्ट्रिंग, वो सारे तो नॉर्मल है, वेर कैर, बट यहाँ पे एक्सएमएल है एज टाइप। तो डेटाबेस में डेटा किस तरह का दिखेगा, ऑर्डर आईडी नॉर्मल इंट, यूजर आईडी नॉर्मल इंट, ये हो गया एक्सएमएल। एक्सएमएल को अगर प्रिटी करके देखें इस तरह से दिखेगा। ये क्या हो गया, ये एक्चुअली हो गया एक पूरा डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस में जब वो बोलते हैं ना कि एक डॉक्यूमेंट में डेटा रहता है, दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ जेसन और एक्सएमएल और बाइनरी जेसन। तो ये जेसन के फॉर्म में नहीं, एक्सएमएल के फॉर्म में, ये भी एक पूरा डॉक्यूमेंट है जो कि रिलेशनल डेटाबेस ने एक कॉलम के अंदर इसको स्टोर कर लिया। तो अगर क्वेरी ये है कि ऑर्डर के एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आइटम टैग है तो उन रोज को रिटर्न करो। लेट्स से इस दो रोज में इस पर्टिकुलर कॉलम में आइटम टैग है, तो मुझे ये दोनों रोज रिटर्न करना होगा। इसको अब क्वेरी करना भी सीख गया रिलेशनल डेटाबेसेस। ऑन दिस पर्टिकुलर कॉलम इफ एग्जिस्ट स्लैश ऑर्डर स्लैश आइटम, मुझे आइटम टैग ही ढूंढना था ना, आइटम टैग। तो हम पूरे पाथ पे गए, ये क्वेरी ऑर्डर के अंदर आइटम्स के अंदर आइटम में जाके चेक कर रहा है, अगर वो टैग एग्जिस्ट करता है तो वो रोज रिटर्न करो, 2 रोज रिटर्न हो जाएंगे यहाँ पे। ये है डॉक्यूमेंट स्टाइल क्वेरिंग इनसाइड रिलेशनल डेटाबेस। पोस्टग्रेस या माईएसक्यूएल या डीबी2 अब जेसन कॉलम्स सपोर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे टाइप था ना एक्सएमएल, वैसा टाइप हो जाएगा उनका जेसन, ठीक है। तो डेटा दिखेगी कैसे, मान लो 2 कॉलम्स है, एक है इंट टाइप, एक है जेसन टाइप। ये हुआ जेसन, ये हुआ इंट, इसको ब्यूटीफाई करो, मतलब एक रो में इस तरह का जेसन है। अब ये भी पूरा एक डॉक्यूमेंट ही है, बट इट इज स्टोर्ड इनसाइड रिलेशनल डेटाबेस। इस पे भी तुम आराम से क्वेरी कर सकते हो जैसे पहले कर रहे थे, आइटम टैग एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब एक और भी चीज हुआ है कि इंडेक्सिंग इनसाइड जेसन भी अब सपोर्टेड होता है इन रिलेशनल डेटाबेसेस। और रिलेशनल डेटाबेसेस में सपोर्टेड है तो डॉक्यूमेंट में भी अब सपोर्ट होता है। मतलब अगर किसी एक पर्टिकुलर टैग या प्रॉपर्टी के बेसिस पे बहुत ज्यादा सर्च हो रहा है, दैट टू विद इन द जेसन, उस पे भी तुम इंडेक्स लगा सकते हो। कैसे, इस तरह से, प्रोफाइल एड्रेस सिटी, कहाँ पे था, प्रोफाइल कॉलम में, एड्रेस में, सिटी में। तो वो तुमने यहाँ पे बताया कि मैं कहाँ चाहती हूँ इंडेक्स लगाना, प्रोफाइल कॉलम में, एड्रेस टैग के अंदर, सिटी के अंदर, ठीक है। तो अब जेसन के अंदर भी इंडेक्स लगाना पॉसिबल है। और फिर इंडेक्स लगा तो मैप क्रिएट हो गया, दिल्ली के 2 रोज हैं, मुंबई के लिए 1 रो है। इससे क्या होगा, फास्ट सर्च, फुल टेबल स्कैन नहीं होगा, और दिस इज इन्वर्टेड इंडेक्स लाइक बिहेवियर, जो कि मुझे जेसन पे भी मिला। एक और चीज पॉसिबल हो गया, पहले क्या हो रहा था कि एक छोटा सा भी अगर अपडेट चाहिए जेसन के अंदर तो उसके लिए पूरा जेसन या पूरा डॉक्यूमेंट रीराइट हो रहा था। तो अब रिलेशनल डेटाबेस तक ने ये पॉसिबल कर दिया है
कि तुम पार्शियल अपडेट्स कर सकते हो जेसन में, पूरा डॉक्यूमेंट या पूरा जेसन रीराइट नहीं होगा। अब यहाँ पे पॉसिबल है तो डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस में ऑफ कोर्स हो चुका है, तभी यहाँ पे कॉपी हुआ है। पहले अगर ये एक डॉक्यूमेंट था, उसमें अगर मैंने अपडेट क्वेरी लगाया है, जेसन बी सेट प्रोफाइल एड्रेस सिटी मुंबई, एड्रेस का सिटी अभी मैं मुंबई चाहती हूँ, तो इस क्वेरी के बाद मुंबई आ जाना चाहिए। देखो आ गया, सिर्फ सिटी अपडेट हुई, बाकी डॉक्यूमेंट सेम है, पूरा डॉक्यूमेंट रीराइट नहीं हुआ। एग्जैक्टली मोंगो स्टाइल पार्शियल अपडेट। सुनो, डॉक्यूमेंट डीबी में भी अपडेट पॉसिबल हो गया जैसे हम लोग देख रहे हैं ना, लेकिन वो नाइटमेयर वाला सीन कब था, जब मिलियंस डॉक्यूमेंट्स मुझे एक साथ अपडेट करना पड़े, तो वो अभी भी प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, थोड़ा बहुत अपडेट जैसे हमने छोटा सा अपडेट यहाँ किया, तो ये सब तो पॉसिबल हो गया डॉक्यूमेंट डेटाबेस में, मिलियंस अपडेट इज स्टिल अ प्रॉब्लम। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि रिलेशनल डेटाबेसेस ने डॉक्यूमेंट स्टाइल फ्लेक्सिबिलिटी सीख ली है, जेसन, नेस्टेड डेटा, पार्शियल अपडेट्स, इंडेक्सिंग इनसाइड डॉक्यूमेंट्स सीख लिया, और डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस आर बिकमिंग रिलेशनल लाइक। डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस ने पहले बोला था नो जॉइंस, नो स्ट्रक्चर, नो कंस्ट्रेंट्स, लेकिन रियल एप्लीकेशंस में ये ज़रूरत पड़ता है, इसलिए डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस ने रिलेशनल डेटाबेसेस से सीखा। क्या सीखा? जॉइंस। जैसा हमने देखा, डॉक्यूमेंट भी अब जॉइन सपोर्ट करने लगा है। एसक्यूएल में काउंट एग्रीगेट कैसे करते हैं? इस तरह से। तो मोंगो डीबी में भी अब सेम चीज कर सकते हैं। ग्रुप बाय हुआ सिटी पे, और हर एक रो को वन काउंट करके सम हो रहा है ताकि काउंट मिल सके। मतलब सेम थिंकिंग, जस्ट डिफरेंट सिंटैक्स। इंडेक्सेस भी अब अलाउड है डॉक्यूमेंट डीबी में। तुम्हें जिस भी प्रॉपर्टी पे इंडेक्स लगाना है उसमें कर दो क्रिएट इंडेक्स सिटी आईडी, इससे सिटी पे इंडेक्स बन गया, की वैल्यू जैसा मैप बना, जहां की है सिटी और पूरा डॉक्यूमेंट हुआ उसका वैल्यू। बिना इंडेक्स के फुल कलेक्शन स्कैन करना पड़ता, जैसे फुल डेटाबेस स्कैन होता है ना, वैसे फुल कलेक्शन स्कैन करना पड़ता, बट अब नहीं करना है, और इंडेक्सिंग से सर्च फास्ट हो गया। एग्जैक्टली रिलेशनल डेटाबेसेस लाइक बिहेवियर। और कंस्ट्रेंट्स भी लगा सकते हैं हम नो एसक्यूएल डेटाबेसेस में, बट नॉट एट डेटाबेस लेवल, एट एप्लीकेशन लेवल। रिलेशनल डेटाबेस में फॉरेन कीज, यूनिक कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट डीबी में ये डायरेक्टली नहीं होगा, बट ये सब एप्लीकेशन लेयर में इन्फोर्स होता है। एग्जाम्पल, ऐप चेक करेगा यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, डुप्लीकेट मेल अलाउड है कि नहीं। कॉन्सेप्ट वही है, बस लोकेशन चेंज हो गया है। अभी डेटाबेस में नहीं, एप्लीकेशन में ये सारी चीजें हो रही हैं। तो डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस ने रिलेशनल डिसिप्लिन सीख ली, जॉइंस, एग्रीगेशंस, इंडेक्सेस सीख लिया, डेटा इंटेग्रिटी भी सीख लिया, ये फॉरेन की वाला रिलेशनशिप वाया एप्लीकेशन। लास्ट टॉपिक, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेसेस? फर्स्ट टाइप इज की वैल्यू डेटाबेसेस। डेटा रहेगा की वैल्यू के पेयर में, वैल्यू एक सिंपल स्ट्रिंग या कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हो सकता है, बिल्कुल डिक्शनरी या हैशटैग जैसा। ये की है, ये वैल्यू है, ये टोटल की है, ये वैल्यू है। सो कुछ पॉपुलर की वैल्यू स्टोर्स है, रेडिस, अमेजन डायनोडीबी। रेडिस और डायनामोडीबी के लिए रेप्लिकेशन के बाद डेडिकेटेड वीडियोस होंगे, डोंट वरी। यूज केसेस देखो, सेशन स्टोरेज में की वैल्यू ही क्यों करना चाहिए यूज, प्रॉब्लम से समझते हैं। एक यूजर लॉगिन किया और कार्ट में प्रोडक्ट ऐड कर दिया, रिक्वेस्ट जाती है कार्ट सर्विस पे, प्रोडक्ट सर्विस पे, ऑर्डर सर्विस पे। अगर हर माइक्रो सर्विस बोले पहले ऑथेंटिकेशन सर्विस से पूछता हूं ये यूजर वैलिड है कि नहीं, तो ये प्रॉब्लम होगा, हर रिक्वेस्ट पे मल्टीपल ओवर द नेटवर्क कॉल्स होगा, मतलब डिफरेंट सर्विसेज पे कॉल जाएगा, कार्ट सर्विस टू ऑथेंटिकेशन सर्विस, ऑथेंटिकेशन सर्विस बैक टू कार्ट सर्विस, फिर प्रोडक्ट सर्विस भी पहले ऑथेंटिकेशन सर्विस पे जाएगा, फिर वहां से रेस्पॉन्स आएगा, फिर ऑर्डर सर्विस। तो ये देखो बहुत सारा कॉल्स हो जाएगा, इससे लैटेंसी इंक्रीज हो गया, बीच में नेटवर्क ग्लिच आ सकता है, सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो सॉल्यूशन ये है कि लॉगिन के टाइम पे एक बार ऑथेंटिकेशन हो गया, उसके बाद वो डेटा तुम स्टोर कर लो कि वैल्यू स्टोर में, ये होगा ये, वैल्यू होगा ये। तो अब जिस भी सर्विस को, लेट्स से कार्ट सर्विस या प्रोडक्ट सर्विस को देखना है कि ये यूजर लॉग्ड इन है कि नहीं, वो बस सेशन स्टोरेज से जाके चेक कर लेगा कि हाँ यूजर ऑथेंटिकेटेड है। तो हर माइक्रो सर्विस ऑर्डर ऑफ वन में पता लगा लिया इस सेशन स्टोर से कि यूजर ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं।
तो ये बहुत फास्ट हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दीज मेनी कॉल्स। सिमिलरली कैशिंग के लिए भी बेस्ट होता है की वैल्यू टाइप नो एसक्यूएल डीबी। कैशिंग होता है डेटाबेस पे लोड कम करने के लिए और जल्दी रिस्पॉन्स देने के लिए ऑर्डर ऑफ वन में, क्योंकि मैप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। सोचो प्रोडक्ट लिस्ट बहुत बार रिक्वेस्ट हो रही है, कोई अमेजोन का वेबसाइट खोलता है, हर बार डीबी क्वेरी चल रही है, तो डेटाबेस पे लोड होगा और रिस्पॉन्स भी स्लो होगा। मतलब अमेजोन का यूआई स्लोली बफर करते हुए लोड करेगा। बट अगर ये डेटा कैश में तुम डाल दो, ठीक है, कि होम पेज पे क्या क्या शो करना है, तो ऑर्डर ऑफ वन में रिजल्ट्स मिलेगा। ये बस एग्जाम्पल है समझाने के लिए, ठीक है। इस तरह से नहीं होता है अमेजोन का डिजाइन। और ये फास्टेस्ट नो एसक्यूएल टाइप है, बट इस ये कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस, जो कि हमने आज बहुत बार देख लिया। कॉन्सेप्ट इज डेटा स्टोर होगा एज जेसन ऑब्जेक्ट्स, नेस्टेड स्ट्रक्चर सपोर्टेड होता है, ऑब्जेक्ट लाइक स्टोरेज होता है। पॉपुलर डेटाबेसेस आर MongoDB, CouchDB, Firestore। अगर मुझे यूजर प्रोफाइल का सारा डेटा एक जगह रखना है, जैसे आज हमने लिंक्डइन वाले एग्जाम्पल में देखा है, तो उसके लिए बेस्ट सूटेड है। और भी बहुत सारे यूज केसेस है, ये एक एग्जाम्पल है। ग्राफ डेटाबेसेस, जहाँ डेटा नोड्स प्लस रिलेशनशिप के फॉर्म में होता है, वहाँ ग्राफ डीबी लगता है। जहाँ रिलेशनशिप्स आर फर्स्ट क्लास सिटीजन्स, वहाँ ग्राफ डीबी लगता है। एंड इट इज परफेक्ट फॉर कनेक्टेड डेटा। जैसे अलाइस का फ्रेंड है बॉब, बॉब वर्क्स एट गूगल। इसके पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं Neo4j, Amazon Neptune। यूज केसेस जैसे सोशल नेटवर्क, ये मेरे दोस्त का दोस्त का दोस्त है, और रिकमेंडेशन इंजन्स में यूज होता है। अगर कोई यूजर ए थ्रिलर मूवीज में इंटरेस्टेड है, उसका वो इंटरेस्ट एरिया है, और ये पर्सन ने पहले बहुत सारे थ्रिलर मूवीज देख रखे हैं, ठीक है, और एक कोई नया पर्सन आया नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे, लेट से, जिसने अभी मूवीज देखना स्टार्ट करा है, और उसने कुछ मूवीज देखे हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि वो भी थ्रिलर मूवीज में इंटरेस्टेड है। तो पहले अगर कुछ यूजर्स हैं जो थ्रिलर जोनर के हैं, उन्होंने जो मूवीज देख के रखा है, मैं इसको रेकमेंड कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये सारा कनेक्शन हौज पौज इधर से उधर, इसके लिए ग्राफ डेटाबेस बेस्ट है। फ्रॉड डिटेक्शन, लेट्स से कोई एक पर्सन है जिसने बहुत सारा बैंक अकाउंट्स बना रखा है डिफरेंट डिफरेंट नेम से, बट अगर कहीं फोन नंबर या कुछ एक फील्ड ऐसा मैच कर जाए, ठीक है, कनेक्शन दिख जाए, तो समझ में आ जाएगा कि ये बंदा फ्रॉड कर रहा है, इसको पकड़ा जाए। तो उसके लिए भी ग्राफ डीबी बेस्ट है। नेक्स्ट है टाइम सीरीज डेटाबेसेस। ये ऑप्टिमाइज्ड है टाइम स्टैम्प बेस्ड डेटा के लिए, जहां अप एंड हैवी वर्कलोड होता है, मतलब डेटा आते जा रहा है, उसको बस एक के बाद एक अपेंड करके रखो। ओवरराइड नहीं करना है पुराने डेटा को, बस अपेंड करते चलो, जैसा हमने देखा था मॉनिटरिंग टूल में। तो अगर मुझे लास्ट 30 मिनट्स का डेटा देखना है, आई कैन सी दैट, यहाँ से यहाँ वो रिटर्न करेगा। अगर मुझे लास्ट 24 आवर्स का डेटा देखना है, तो वो पूरा रिटर्न करेगा। तो किस तरह डेटा ये शो कर सकता है? टाइम 10:01 पे लेट्स से सीपीयू जिस था 60%, P99 था 200 मिली सेकेंड, हर एक मिनट का ये शो कर रहा है, जैसा कि मॉनिटरिंग टूल में वो शो करेगा इन फॉर्म ऑफ ग्राफ। पॉपुलर एग्जांपल्स इनफ्लक्स डीबी, टाइम स्केल डीबी, और माय फेवरेट वाइट कॉलम कॉलम फैमिली डेटाबेसेस है लास्ट कैटेगरी ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। ये बेस्ट सूटेड है फॉर डायनामिक कॉलम्स, और जब कॉलम्स ग्रुप्ड हो कॉलम फैमिलीज में। दिस इज डिजाइंड फॉर ह्यूज स्केल, ठीक है। कुछ समझ नहीं आया होगा, समझाती हूँ। मान लो हम फेसबुक प्लेटफॉर्म के यूजर के बारे में बात कर रहे हैं, यूजर ID 1, ठीक है। इसने लेट से कुछ मैसेज किया है, और इसने अभी 2 फ्रेंड बनाए हैं, ठीक है, 2 नहीं, लेट से 5। तो ये सारे डेटा उसका सॉर्टेड बाय टाइम स्टैम्प होगा, ठीक है, ऊपर में लेटेस्ट वाला डेटा होगा। तुम देखो यूजर 1 के लिए डेटा क्या क्या रखा रहा है, मैसेजेस, फ्रेंड्स, और वो भी सॉर्टेड बाय टाइम स्टैम्प। ये पूरा सब यूजर आईडी का ही पार्ट है, ठीक है, ये डिफरेंट रो नहीं हुआ, ठीक है। ये जितना अब आते जा रहा है वो सब नीचे अपेंड होते जाएगा, तो वो सब यूजर ID 1 का ही पार्ट होगा, कुछ ऐसा। मतलब जैसे जैसे डेटा बढ़ते जाएगा, यूजर ID 1 को उतना मिलता जाएगा स्पेस कॉलम्स में। और मुझे इसी तरह का डेटा चाहिए होता है। देखो जब हम फेसबुक खोलते हैं और उसमें तुम अपना मैसेज खोलोगे, तो मुझे ऑन द टॉप क्या दिखता है? लेटेस्ट डेटा सॉर्टेड बाय टाइम स्टैम्प, बिल्कुल फेसबुक के रिक्वायरमेंट से मिलता जुलता। लेटेस्ट तुम्हारा फ्रेंड कौन बना है, वैसा वो टॉप में रहेगा। तो
तो बाय डिफॉल्ट ही इसमें क्या होता है कि तुम एक आईडी के लिए जितना डेटा जितना रखना चाहते हो डायनेमिकली रखते जाओ और वो सॉर्टेड बाय टाइम स्टैम्प होते जाएगा। और जो मैंने कहा डायनेमिक कॉलम्स, देखो इस पर्सन ने कुछ मैसेज किया था, कुछ फ्रेंड बनाए हैं। मान लो एक दूसरा पर्सन है यूजर आईडी 2, जिसके कुछ फ्रेंड्स हैं, अभी तक उसने किसी को मैसेज नहीं किया या भी कर भी सकता है, मैसेजेस भी है और इसने कुछ पोस्ट भी किया है, ठीक है, फेसबुक में पोस्ट भी करते हैं ना। तो देखो इसके लिए 3 कॉलम्स है, इसके लिए बस 2 कॉलम्स है, ठीक है। तो इस तरह करके भी डेटा स्टोर हो सकता है, क्योंकि इसने अभी तक कुछ पोस्ट ही नहीं करा है तो इसके लिए कोई कॉलम नहीं है। ये फेसबुक के लिए बिल्कुल सही डेटाबेस है। और स्केल तुम सोचो ना, कितना मैसेजेस कर सकता है एक आदमी, बहुत ज्यादा, ठीक है। और उतना मैसेज वो कैपेबल है स्टोर करने का, और फास्ट भी है, राइट के टाइम पे मैसेज आते जा रहा है, ये स्टोर करते जा रहा है। कैसेंड्रा को हम बहुत डिटेल में देखेंगे, दिस इज गोइंग टू बी वन टॉपिक। थैंक यू।